नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज चौधरी एडवोकेट। अभी मैंने ये सेशन स्टार्ट किया था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से शायद एक दो व्यूअर्स को ये सुनाई नहीं दे रहा था। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये प्रॉब्लम जो है वो ठीक कर दी है। तो दोस्तों, ये जो सेशन मैंने स्टार्ट किया है ये मैं वॉलेंट्री कर रहा हूँ। वॉलेंट्री होने की और इस सेशन का जो मेन पर्पस है वो है जितने भी हमारे नए एडवोकेट साथी, चाहे वो लड़की हों या लड़के हों, इस प्रोफेशन में आते हैं और उनके द्वारा फेस की जाने वाली समस्याओं से रिलेटेड ये सेशन मैंने बनाया है। दोस्तों, इसमें कोई स्क्रिप्ट मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, कोई भी ऐसी कोई पहले से कोई प्रिपरेशन नहीं है जिसमें मैं कह सकूँ आपसे कि भाई मैं ये इसको बड़ा पढ़ लिख कर या इस तरीके से कर रहा हूँ। दोस्तों, ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस हैं या जो मैं फेस कर रहा, जिसको मैंने फेस किया या जिन चीज़ों को फेस करते हुए मैं इस प्रोफेशन में आगे आया हूँ। तो मैंने कोशिश किया है कि अपने जितने भी यंग एडवोकेट्स हैं जो इस प्रोफेशन में नए जुड़ते हैं, उनके द्वारा फेस की जाने वाली लगभग सभी समस्याओं को, जिनका जो एक पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है, उससे मैं उनको अवगत कराऊं। तो दोस्तों, जब भी हम इस प्रोफेशन के बारे में सोचते हैं, जब भी हम हमारे जहन में या किसी भी जनरल पब्लिक के जहन में एक सवाल आता है एडवोकेट, तो उनकी सबसे पहली जो परसेप्शन हमारे बारे में जो बनती है वो बनती है कि एडवोकेट है तो ही मस्ट बी अ क्रिमिनल एडवोकेट होगा। तो दोस्तों, जिस तरीके से जब जब भी आप देखते होंगे, हम सब जैसे कभी भी जब हम छोटे होते थे या जब हम मूवीज वगैरह देखते हैं, तो जब भी किसी भी फिल्म में, किसी सीरियल में, किसी एडवोकेट की या किसी भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स की जब हम जिक्र करते हैं या किसी भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स में किसी कोर्ट सीन को देखते हैं, तो दोस्तों वहाँ जो सीन दिखाया जाता है वो सबसे पहले जो होता है वो क्रिमिनल वकालत का दिखाया जाता है। तो दोस्तों, ये जो लोगों का परसेप्शन है, उस परसेप्शन को देख के जब भी हम देखेंगे तो ये पाएंगे कि जब भी लोग किसी वकील के बारे में सोचते हैं तो उसका पहली जो परसेप्शन है वो है कि ये क्रिमिनल एडवोकेट है। अब दोस्तों, जब हम इस प्रोफेशन को हम इस प्रोफेशन में आते हैं, जब इसकी पढ़ाई करते हैं, तब हमें पता चलता है कि एडवोकेसी जो है, जो या लॉ की जो पढ़ाई है, वो सिर्फ क्रिमिनल नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जिनमें हम वकालत कर सकते हैं। तो जैसे कि वकालत जब इस प्रोफेशन में करने के लिए हम सोचते हैं और जब हम आते हैं, तो सबसे पहले हम अपना एक सीनियर का चुनाव करते हैं। दोस्तों, सीनियर का चुनाव जब भी आप इस प्रोफेशन में करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि कैसा सीनियर आप अपने लिए चुन रहे हैं या किस तरीके का सीनियर हमारा होना चाहिए। अब इससे मतलब मेरा ये है, अगर मैं इसको बहुत ही ज़्यादा एलैबोरेट करने की कोशिश करूं तो आप समझ पाएंगे कि सीनियर एडवोकेट कैसा होना चाहिए। मीन्स कि हमारा खुद का इंटरेस्ट कैसा है, खुद हम वकालत के किस फील्ड में जाना चाहते हैं। अगर हम क्रिमिनल की वकालत करना चाहते हैं तो क्रिमिनल लॉयर जो सीनियर है उसको हमें चुनना है। अगर हम सिविल की वकालत करना चाहते हो तो सिविल के लिए जा सकते हैं हम। सर्विस तो अलग अलग लेवल से अलग अलग हम सीनियर का चुनाव करते हैं। अब जब हम सीनियर का चुनाव कर लेते हैं दोस्तों, मैं कहूँगा कि हर समस्या जो भी हम फेस करते हैं उसका फेस करने का एक रीज़न होता है कि हम खुद अपने प्रोफेशन को कितने सिंसियरली और सीरियसली लेते हैं। हम वकालत करने के लिए जब जाते हैं दोस्तों, वकालत करना और वकालत सीखना दो अलग स्टेज होती हैं। पहले हम वकालत सीखते हैं, उसके बाद हम वकालत करते हैं। और दोस्तों, एक स्टेज ऐसी आती है कि जब हम वकालत सीखते भी हैं और करते भी हैं। वैसे तो देखिए, जब भी एक एडवोकेट चाहे उसके पास 50 साल का एक्सपीरियंस भी हो, तब भी वो कुछ ना कुछ रोज सीखता है। तो इट्स अ लाइफ टाइम लर्निंग प्रोफेशन, कि आप रोज ही अपने प्रोफेशन में कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो जब हम वकालत सीखने के लिए जाते हैं दोस्तों, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम या जो मैं कहूँ कि हमारे एडवोकेट साथी जो भी फेस करते हैं वो ये है कि वकालत
सीखना एक एक्सपीरियंसिंग प्रोसेस है। मीन्स जब तक आप खुद किसी चीज का एक्सपीरियंस नहीं करते तब तक आप उसको श्योर नहीं हो सकते कि ये कॉन्सेप्ट काम करता है कि नहीं करता। आपके हम अपने सीनियर को देखते हैं कि वो किसी भी केस को डिस्कस करते हैं या किसी भी केस में स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो ही इज श्योर अबाउट इट। उनको श्योर होता है कि मैं इसमें ये काम करूंगा। उनका कॉन्फिडेंस दोस्तों कहाँ से आया है? उनका कॉन्फिडेंस जो आया है वो एक लर्निंग फेज से ऊपर निकलने के बाद जब वो प्रैक्टिस उन्होंने की है, उसमें एक्सपेरिमेंट किए हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स को जब देखा है कि वो सक्सेसफुल रहे हैं, तो उनको कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये काम ऐसे होता है और इस तरीके से हो सकता है। तो दोस्तों अभी जब हम एक नए एडवोकेट हैं, नया हमारा जब हम लॉ स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो हमें सारी की सारी एक्ट्स पढ़ाई जाती हैं ऑफेंसेस के। मैं यहाँ एक्सक्लूसिव जो ज़्यादातर जो बात करूंगा वो क्रिमिनल वकालत की ही करूंगा कि सारे के सारे रूल्स बताए जाते हैं, सारे के सारे ऑफेंस बताए जाते हैं कि अगर कोई ये करता है तो ये ऑफेंस बनता है, इस सेक्शन को कवर, ये सेक्शन इस ऑफेंस को कवर करती है, उस सेक्शन के अकॉर्डिंग इतनी सजा है, इतना फाइन है, एवरीथिंग दे टेल अस। ओके। लेकिन जब हम इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आते हैं, वकालत करने आते हैं, तो दोस्तों बड़े थोड़ा सोचने वाली चीज़ है। अगर आप इस चीज़ को मेरे साथ समझेंगे तो आप पाएंगे कि और जो मैं मैसेज आप तक देना चाहता हूँ वो आप तक ज़रूर पहुँचेगा। जब भी हम क्रिमिनल की प्रैक्टिस करते हैं तो दोस्तों हमेशा दो तरह के लोग होते हैं, एक कंप्लेनेंट साइड, दूसरी अक्यूज साइड, एंड थर्ड जो मेजर रोल प्ले करती है वो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कंप्लेनेंट के फेवर में है। कानून है कि जब भी कोई शिकायत लेके आता है तो ही विल बी हर्ड फर्स्ट। उसके बाद सेकेंड ऑफ लोग होते हैं वो है अक्यूज साइड। अक्यूज साइड अब जब कोर्ट में केस आता है तो हमारे पास कंप्लेनेंट भी आ सकता है, अक्यूज्ड भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात यह कि अगर हमारे पास कंप्लेनेंट आया या हमारे पास कंप्लेनेंट आया तो हमें पता है कि हमने लॉ स्कूल में पढ़ा है कि अगर किसी ने ये ऑफेंस किया है तो ये सजा है, ये ऑफेंस किया है तो ये सजा है। अब जब हमें अगर कोई एडवोकेट इसलिए करता है कि उसको बचाव करना है, तब तो हमें तो पता है कि अगर कोई सजा हुई है, किसी ने कोई क्राइम कमिट किया है तो उस क्राइम की ये सजा है। लेकिन अब हमें उसका डिफेंस करना है तो उसकी डिफेंस की क्या स्ट्रेटेजी होंगी, डिफेंस हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। और किसी भी क्रिमिनल ट्रायल की स्टेजेस होती हैं दोस्तों। स्टेजेस, प्रिलिमिनरी स्टेज, इन्वेस्टिगेशन स्टेज। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद की एक स्टेज होती है प्री ट्रायल स्टार्ट होने की स्टेज। ट्रायल कैसे स्टार्ट होता है, ट्रायल की क्या स्टेजेस होती हैं, उसमें हम क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं एज ए डिफेंस काउंसिल। कंप्लेनेंट काउंसिल की बात हम किसी और सेशन में करेंगे। अभी मैं जो बात करूंगा वो ज्यादातर डिफेंस काउंसिल की बात करेंगे, क्योंकि जब भी कोई हमारे नियर डियर में किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो दो ही सिनेरियो में हमारे पास कांटेक्ट करते हैं। या तो उनके साथ कोई ऑफेंस हुआ हो या उनके अगेंस्ट कोई ऑफेंस हुआ हो, वो उनको किसी ऑफेंस में इन्वॉल्व कर दिया हो। दोस्तों हम यहाँ पे इस चीज की बात कभी नहीं करेंगे कि कोई दोषी है या नहीं है, या कोई किसी को सच्चा केस है या किसी का झूठा केस है, इस चीज की कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। यहाँ हम सिर्फ दो ही टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। एक कंप्लेनेंट काउंसिल मीन्स अग्रीव्ड पार्टी काउंसिल, दूसरा है डिफेंस काउंसिल। तो अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ डिफेंस काउंसिल की। तो जब हम क्रिमिनल ट्रायल में आते हैं दोस्तों तो हर एक केस के अलग अलग स्टेजेस होते हैं, अलग अलग केसेस हैं। मैजिस्ट्रियल ट्रायल है, सेशन ट्रायल है, वो सब हमने पढ़ा हुआ है सीआरपीसी में। इस चीज के लिए बहुत सारे लोग चैनल्स पे अपना बताते रहते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। यहाँ पे मैं वो चीजें नहीं करूंगा, सेक्शन तो आपको ऑलरेडी आप कॉलेज में पढ़ के आए हो, उन चीजों को डिस्कस नहीं करूंगा। तो दोस्तों जब हम एक केस को डिफेंस काउंसिल के तौर पर हम काम करते हैं तो यहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस काम आता है। अब क्योंकि हम नए एडवोकेट हैं, मेरा इस सेशन भी नए एडवोकेट के लिए है, तो वो एक्सपीरियंस हम कहाँ से लेके आएंगे, वो एक्सपीरियंस हम कैसे करेंगे? इसी के लिए हम सबसे पहले सीनियर का चुनाव करते हैं। और दोस्तों जब सीनियर का चुनाव करते हैं तो
मुझे ये कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ऐसे कितने जूनियर एडवोकेट्स हैं जिन जो सिर्फ और सिर्फ अपने सीनियर से सीखते हैं, सिर्फ सीखते हैं। उनको कोई ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता सीनियर की तरफ से। बहुत, अगर मैं कहूँ तो हार्डली 10% भी ऐसे 10-12% भी ऐसे एडवोकेट नहीं होंगे जिनको अपने सीनियर्स की तरफ से फाइनेंशियल असिस्टेंस या एक अच्छी एक असिस्टेंस मिलती हो, जिससे वो कह सके कि हाँ, हम अपनी प्रैक्टिस जो है अपनी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमारी जितनी भी वकालत होती है वो सारी की सारी हमारी खुद की जान पहचान, खुद की कितनी कनेक्शंस हैं, कितनी नॉलेज है, कितने लोगों को हम जानते हैं, उस पर डिपेंड करती है। अब दोस्तों, जो भी हम क्रिमिनल की वकालत करते हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको रिलेट करूंगा डॉक्टरी के प्रोफेशन से। जब कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो एक तरीके से डॉक्टर के हाथ में उसकी लाइफ होती है। और दोस्तों, अपनी जिंदगी कोई भी किसी नए डॉक्टर के हाथ में नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि उसको पता है कि इन डॉक्टर साहब को एक्सपीरियंस कम है या नहीं है, तो मैं अपनी जान का रिस्क नहीं ले सकता। उसी के साथ साथ जब हम इस लीगल प्रोफेशन की बात करते हैं, क्योंकि क्रिमिनल एडवोकेसी है तो क्राइम है तो एज पर लॉ सजा है, सजा और फाइन है, फाइनेंशियल लॉस है। तो दोस्तों, एक वही चीज कि जिस तरीके से एक डॉक्टर का प्रोफेशन होता है बहुत रिस्की, उसी तरीके से क्रिमिनल एडवोकेट का जो रोल होता है किसी भी क्रिमिनल ट्रायल में, वो बहुत रिस्की होता है। तो दोस्तों, अब थोड़ा सा मैं इसको एक चीज कहूंगा कि जब आप इस प्रोफेशन में आएंगे, जब आप वकालत की प्रैक्टिस करते हैं या वकालत की पढ़ाई शुरू करते हैं, आप उसी दिन से वकील साहब बन जाते हैं अपने जानने वालों के लिए। अब जब आप उनके लिए वकील साहब बन जाते हैं, आपको नॉलेज हो जाती है, प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाती है, आप इस प्रोफेशन में कोर्ट में आना जाना स्टार्ट कर देते, तो लोगों की आपसे एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि यस, यू आर ए क्रिमिनल एडवोकेट। क्रिमिनल एडवोकेसी बहुत रिस्की है। जैसे मैंने बताया, लोगों की जिंदगी आपके हाथ में है, उनका पैसा, उनकी लाइफ का एक पार्ट अगर मान लीजिए वो केस कोर्ट में प्रूव हो गया, तो उनका एक जिंदगी का एक हिस्सा जेल में भी जा सकता है। तो वो आपसे रिस्क क्यों लेंगे? उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, चीजों की क्लैरिटी, क्राइम की क्लैरिटी, और डिफेंस काउंसिल के तौर पे आपका जो रोल रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिमिनल की प्रैक्टिस में हमेशा जो बचाव का जो काम होता है, जब आप बचाव करते हैं किसी अक्यूज्ड का, तो दोस्तों बहुत ही सारे एडवोकेट्स का अपना अपना स्टाइल ऑफ वर्किंग है कि वो कैसे करते हैं। लेकिन मेरा मैं अपनी बात करूं कि मैं क्या करता हूं, या मैं कैसे अगर आपको कहूं कि आपको क्या करना चाहिए, तो दोस्तों सबसे पहली चीज ये है कि जितने भी क्राइम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, दे ऑल आर ह्यूमन बींग्स। इन्वेस्टिगेशन क्राइम अगर सच्चा है, रोल ऑफ अक्यूज्ड प्रॉपर है, उसमें हमें ज्यादा दिक्कत आती है। जहां किसी को झूठा फंसाया जा रहा है या केस झूठा बनाया जा रहा है, तो उसमें हमारे पास चांसेस बहुत होते हैं जिससे हम बच सकते हैं। उसमें भी हम जैसे कहते हैं कि यूनिवर्सल ट्रुथ है कि कोई भी चीज 100% करेक्ट नहीं हो सकती। अगर कोई चीज सच्ची भी है, तो वो क्राइम जो है, अगर जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है वो भी गलतियां करता है। उन्हीं गलतियों को पकड़ना, हमारा रोल डिफाइन होना, हमारे पास उस ऑफेंस से रिलेटेड क्या मटेरियल है जिससे हम अपना बचाव कर सकते हैं या बचाव करना चाहते हैं। देखिए, अगर दोस्तों हम इस चीज पे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, इस चीज पे डिस्कशन नहीं करेंगे कि किसी ने क्राइम किया है या नहीं किया है। अगर किसी ने क्राइम किया भी है तो भी, नहीं भी किया तो भी, दोस्तों हर एक इंसान के पास अपने क्राइम को छुपाने का एक प्लान जरूर होता है। तो अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, कहता है, तो आपने उससे ये नहीं पूछना उसने क्राइम किया है या नहीं किया। आप उससे सिंपली पूछे कि भाई आप अपने डिफेंस में कहना क्या चाहते हैं जिससे ये केस कोर्ट में झूठा साबित, तो 90% आपका काम आपका क्लाइंट ही कर देता है। इस चीज को समझिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
जो चीज़ आपको मैं समझाना चाहता हूँ या जो आपकी प्रैक्टिस में लाइफ टाइम काम आ सकती है कि 90% आपका काम डिफेंस का आपका क्लाइंट ही करेगा। वो आपको सारी चीज़ें बता देगा कि उसके ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं उनसे उनसे स्पेसिफिक एलिगेशन से बचने के लिए उसके पास ये प्लान है। जितने भी प्लान्स वो आपको सब अपने आप बताएगा। अगर कोई अगर आपको कंप्लेनेंट काउंसिल के तौर पे काम करना चाहता है तो उस सिनेरियो में भी आपका जो कंप्लेनेंट जो अग्रीव्ड पार्टी है जिसके साथ वो क्राइम कमिट हुआ है वो भी आपको आपके केस की 90% स्ट्रेटेजी आपको बता देगा। तो दोस्तों यहाँ आपका रोल जो है क्लियर इसलिए हो जाता है क्योंकि दोनों ही सिनेरियो में आपका जो क्लाइंट है वो आप उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब जब एक सेकंड प्रमोद जी की रिक्वेस्ट आई है, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं प्रमोद जी को वेलकम करना चाहूंगा कि अगर वो इसमें अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो, और अगर उनकी कोई क्वेरी है तो वो पूछ भी सकते हैं। दोस्तों मैं जिस टॉपिक पे था वो ये था कि 90% दोनों ही सिनेरियो में आपका क्लाइंट आपका काम कर देता है। अब जब आप इस सबसे पहली प्रायोरिटी होती है अपने लिए सीनियर का चुनाव करना। सीनियर आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चुनाव कर सकते हैं। जब सीनियर का हम सिलेक्शन कर लेते हैं, उनके साथ प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं, तो दूसरी प्रॉब्लम जो मैं देखता हूं या मैं जो समझता हूं या जो मेरे पास जितने भी नए जूनियर एडवोकेट्स आते हैं उनकी सबकी एक ही प्रॉब्लम होती है कि सर सीनियर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम है, काम उनके पास बहुत अच्छा है, सीखना देखिए ये इस प्रोफेशन की सबसे कटु सत्य मैं कहना चाहूंगा। हो सकता है कई जो सीनियर एडवोकेट्स इसको अगर वीडियो को बाद में देखे तो उनको शायद महसूस भी होगा। इस प्रोफेशन में आपको खुद सीखना पड़ता है। इट्स अ सेल्फ एक्सपेरिमेंट प्रोफेशन। चाहे अगर आप सीनियर के साथ भी एसोसिएट होते हैं, उनके केसेस को भी हैंडल करते हैं, तब भी आपको ये प्रोफेशन खुद सीखना पड़ेगा। जब आप खुद सीखते हैं तो टाइम लगता है। और दोस्तों जब भी आप इस प्रोफेशन में आते हैं, एक जब कोर्ट में आप जाना स्टार्ट कर देते तो लोग आपके पास आना शुरू करते हैं चेक करने के लिए, देखने के लिए कि आप कोर्ट में जाना स्टार्ट किया है। दोस्तों एक दिन में कोई आपके ऊपर बिलीव नहीं करेगा, चाहे वो आपके खुद के रिलेटिव क्यों ना हो। जब आप इस प्रोफेशन में आते हैं वो आप छोटे छोटे सवाल पूछते हैं आपके प्रोफेशन से रिलेटेड। आप अपडेटेड है या नहीं, आप अपने उस प्रोफेशन को अपनी लाइफ में डेली बेसिस पे आप अपने आप को अपडेट करते हैं कि नहीं करते, ये इस चीज पे भी डिपेंड करता है। लोग आपको टेस्ट लेते हैं, आपके दोस्त आपका टेस्ट लेते हैं, आपके रिलेटिव आपका टेस्ट लेते हैं डेली बेसिस पे। जब उनको लगता है कि हाँ आप अपने प्रोफेशन में कुछ ग्रो कर रहे हैं, तब वो जाके आपके पास सबसे छोटे मोटे केसेस लेके आते हैं। छोटे मोटे जब केसेस लेके आते हैं दोस्तों 90% आपको एक ही प्रॉब्लम हमेशा आएगी कि फ्री की सलाह लेने आते हैं। दोस्तों फ्री की सलाह मैं हमेशा सबको यही सजेस्ट करूंगा, सभी जितने भी एडवोकेट हैं, कि आप अपने ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के हिसाब से अपनी एक कंसल्टेशन फीस खुद डिसाइड करें, अपने सराउंडिंग के हिसाब से, अपने कनेक्शंस के हिसाब से। किसी को फ्री सलाह ना दें। एक जनरल सलाह, कैजुअल सलाह, अगर आप किसी को अपनी लीगल सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं तो उन अपने हिसाब से, अपनी लोकेलिटी के हिसाब से अपनी एक फीस करेगा। देखिए हमारे एडवोकेट एक्ट में भी लिखा है कि अगर आप इस प्रोफेशन में आते हैं तो आप उसके अलावा कोई और प्रोफेशन या कोई और बिजनेस या किसी और चीज में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। तो अब जब आपकी सारी की सारी जो इनकम का सोर्स है वो एक एडवोकेसी ही रह गई है, तो आपका ये फर्ज है कि आप अपने प्रोफेशन के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए डेली बेसिस पे
अपनी एक कंसल्टेंसी फीस खुद डिसाइड करें कि आप किसी भी लीगल सलाह को देने के लिए एक फीस लेंगे, एक फीस डिफाइन करेंगे। तो उससे क्या होगा दोस्तों कि जो आपके जितने भी आपके जानने वाले लोग होंगे आपको समझेंगे, आपका एक स्टैंडर्ड मेंटेन होता है इस चीज से, और आप प्रोफेशन में धीरे 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 ग्रो करते हैं। डॉक्टर कभी किसी को फ्री में एडवाइस नहीं करता है, चाहे वो दवा 2 रुपए वाली ही लिखे, लेकिन जो उसकी कंसल्टेंसी फीस उसके प्रोफेशन के, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से वो उसको डिफाइन कर देता है डे 1 पे ही। कोई भी डॉक्टर आपको फ्री में दवाई नहीं देता, ना ही आपको फ्री में दवाई लिख के देगा। तो दोस्तों ये हमारा फर्ज है, अपने प्रोफेशन के लिए सिंसियरिटी है कि आप एक अपनी खुद की एक फीस डिसाइड करें। मैं ये नहीं। उसके बाद जब आप क्रिमिनल की प्रैक्टिस करते हैं, आप किसी भी रीजन में रह सकते हैं, किसी भी एरिया में रह सकते हैं, तो दोस्तों आपको एक स्टोरी मेकिंग सीक्वेंस को ऐड करना, उन सब चीजों का आना बहुत जरूरी है। और जैसे कि आज की डेट में 90% जो कोर्ट्स हैं उनकी जो ऑफिशियल जो लैंग्वेज है, जहां जो जो ड्राफ्टिंग वगैरह होती है वो इंग्लिश की ही ड्राफ्टिंग होती है। तो उस इंग्लिश की ड्राफ्टिंग में सीक्वेंस ऐड करना, हिंदी हम इजीली, क्योंकि हम भारतीय हैं, तो वही चीज हमारे इंग्लिश की ड्राफ्टिंग में भी है कि आप उस चीज को कितना स्मार्टली और कितना क्लैरिटी के साथ अपनी ड्राफ्टिंग करते हैं, ताकि पढ़ने वाले के जहन में वो चीजें, जो चीज आप लिख रहे हो, देखिए दोस्तों, जब भी हम कोई चीज लिखते हैं वो हमारे दिमाग में उसकी एक पिक्चर बन जाती है। अगर हिंदी में हम कुछ लिख रहे हैं तो हमारे दिमाग में एक सीक्वेंस की पिक्चर बन जाती है। उसी तरीके से इंग्लिश में जिसको हम पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि रिलीफ हमें जिससे लेना है उसके जहन में ही हमारी बात नहीं पहुंची, तो हमारी ड्राफ्टिंग खराब हो जाएगी, हमारे जो जो एक्सपेक्टेड रिलीफ है वो नहीं मिलेगा। दोस्तों मेरी कई बातें एक दूसरे से कनेक्ट मैं कोशिश कर रहा हूँ हो रही हैं। अगर फिर भी आपको कोई सवाल पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ताकि मैं उस टॉपिक से रिलेटेड आपको बता पाऊं। उसके बाद दोस्तों, जब बात आती है क्रिमिनल ट्रायल की, क्रिमिनल केस की, तो वहां सबसे पहली जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो पुलिस है। आपको पुलिस जितने भी प्रोसीजर्स हैं वो सीआरपीसी में मेंशन है कि जब एक केस कमिट होता है तो एफआईआर होती है, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, स्टेटमेंट ऑफ विटनेस होती है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, जो फाइल ऑफ चार्जशीट होता है। दोबारा इस चीज को देखें, आप चाहेंगे तो मैं इस चीज के लिए एक अलग सेशन कर दूंगा कि जब एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन से लेके केस कोर्ट तक पहुंचने तक के क्या क्या स्टेप्स होते हैं प्रैक्टिकल। पेपर्स की मैं बात नहीं करूंगा, सेक्शन की मैं बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा प्रैक्टिकल की। अगर कोई केस फाइल होता है, कंप्लेंट जाती है, किस किस स्टेज की होती है, तो वो सारी चीजें मैं आपके लिए प्रैक्टिकल वगैरह की बात कर रहे हैं तो मैं प्रैक्टिकल ही बातें करूंगा। मैं एक लीगल लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करके उसकी ड्राफ्टिंग करेंगे और उसको बोलेंगे कि ये आप जाके पुलिस में दे दीजिए। वो जाता है पुलिस थाने में, और वो वहां पे उसको सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, सर मैं गया था लेकिन पुलिस ने मेरी कंप्लेंट ली नहीं। अब अब आप क्या करेंगे? देखिए, कानून की किताबों में सब कुछ डिफाइंड है, 154 भी डिफाइंड है, 156 भी डिफाइंड है, एवरीथिंग इज डिफाइंड, बट प्रैक्टिकल में हम उसको कितना यूज कर पाते हैं? फिर हम उसको क्या कहेंगे कि आप उनके आला अफसरों के पास जाइए, फिर हम उनके आला अफसरों के लिए एक लेटर लिखेंगे। तब भी अगर नहीं बात हुई तो फिर हमारे पास सबसे पहले तो ऑप्शन आता है कि 156(3) क्रिमिनल। मैं कोशिश करूंगा कि हर तरह के क्राइम के लिए, हर तरह के उसके लिए एक अलग अलग सेशन में बनाऊं, और आपको इस चीज से गो थ्रू आप जब हो जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप एक दिन जो एक लंबा टाइम लगता है प्रोफेशन को प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करने के लिए एडवोकेट का, वो हम जल्दी उसको कवर कर पाए। जिस चीज के लिए अगर मैं 3 साल 4 साल
कोशिश करूंगा कि हर टॉपिक पे एक अलग से सेशन करके मैं उस चीज को आपके लिए इजी कर पाऊं। यही मेरा एक एम है इस तरीके से आपके लिए आने का। और दोस्तों, उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद जब हम प्रोफेशन को देखते हैं या किसी भी क्राइम को देखते हैं, तो उसका एक रहता है ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस क्या है। ग्रेविटी ऑफ ऑफेंसेस के हिसाब से ही उनका डिफेंस क्रिएट होता है। उसके बाद जब सॉरी, अब एंट्री लेवल एडवोकेट हो, इंटर्नशिप में आए हो, या किसी भी चीज में आप कभी भी इस प्रोफेशन से जुड़े हैं, तो आप कुछ एक चीजें जो आपको लाइफ टाइम काम आएंगी, वो है कि आपको अपने आप को अपडेट रखना है। अपडेट कैसे रखना है? जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि दिस इज अ लाइफ टाइम लर्निंग प्रोफेशन। डेली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो आप जिस 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 एरिया में आप रहते हो, वहां के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजमेंट्स हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं आजकल, इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, तो आपको इतनी वेट भी नहीं करना पड़ता। कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है तो आपको अब उसी शाम को, बहुत सारे वेबसाइट्स तो इतनी अपडेटेड रहती है कि आपको उसी शाम को एक न्यूज आ जाती है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इतने केसेस में ये डिसीजन दिया। दोस्तों, हमारे आप ये सोचिए, जितने हमारे सीनियर एडवोकेट्स हैं उनके पास तो साल में एक बार किताब आती थी। एक एक साल लग जाता था उनको ये अपडेट होने में कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है। हमारे लिए बहुत सारी चीजें सहूलियत हो गई है, तो हमें हमें चाहिए कि हम उस चीज को, अपने आप को अपडेट रखें, और अपने आप अपना अपना आधा घंटा हम शाम को या किसी भी टाइम अपने आप को अपडेट करने के लिए हम अपने कुछ मोबाइल ऐप्स हैं जो कि लॉ से रिलेटेड है, लीगल अपडेट से रिलेटेड है, उनको 10-15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी आप चाहे अपने प्रोफेशन के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपने आप को अपडेट रखें। आपको एटलीस्ट एक आइडिया हो कि आपको अभी ट्रेंड में ये चीज लेटेस्ट अपडेट हुई है हमारे लीगल प्रोफेशन में, या सुप्रीम कोर्ट का किसी भी टॉपिक पे, किसी भी इश्यू पे एक लेटेस्ट जजमेंट आया। दोस्तों, आप अगर आप पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा कि ऐसी चीज मैंने कहीं पढ़ी है। जब आप ये याद रहेगा कि मैंने पढ़ी है, तो आप उसको दोबारा रिसर्च कर पाएंगे। अगर आपने पढ़ी ही नहीं है तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि आपने क्या करना है। उसके बाद दोस्तों, कभी भी जब आप कोर्ट में जाते हैं, तो दोस्तों एक कहावत है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अब किसी भी सीनियर के पास भी अगर आप जाते हैं, तो यू शुड बी फॉर्मल। आपकी ड्रेस प्रॉपर होनी चाहिए। एडवोकेट की जो ड्रेस कोड है, आप हम सभी जानते हैं, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। तो उसमें वो चीज आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन ही आपको आपकी सीरियसनेस के बारे में बताता है कि आप अपने प्रोफेशन को लेकर कितने सीरियस हैं। तो मैं यही कहूंगा आपसे कि आपके जितने भी हमारे नए एडवोकेट साथी हैं, वो अपने प्रोफेशन में सीरियस होकर ड्रेस कोड पे जरूर ध्यान दें। ड्रेस कोड आपका प्रॉपर होगा तो आपकी पहली, वो जज की नजरों में, चाहे आपके सीनियर की नजरों में, चाहे किसी अपने लोकल अपना जहां पे आप रहते हैं, उन लोगों की नजरों में भी आपको उनको ये समझ आएगा कि यस, ही इज वेरी प्रोफेशनल, ही इज वेरी सिंसियर टुवर्ड्स। और उसका ड्रेस कोड जो वो पहन के जाता है, एडवोकेट वाला, कोर्ट जा रहा है, कोर्ट से आ रहा है, अपना शेड्यूल जो आपका है, एक प्रोफेशन में। तो दोस्तों, वकालत सिर्फ कोर्ट में ही नहीं होती। वकालत आप जहां रहते हैं, आपकी एक इमेज क्रिएट होती है। अगर आप उस इमेज को मेंटेन करते हैं, तो आप बहुत जल्दी इस प्रोफेशन में ग्रो करेंगे। सॉरी। जैसे ही जैसे मैंने आपको बताया कि आपको फॉर्मल रहना है, फॉर्मल ड्रेस, जो आपकी ड्रेस कोड है, उस ड्रेस कोड के हिसाब से आपने चलना है। वो आपकी जो फर्स्ट इंप्रेशन वाली जो इमेज है, वो
हर एक की नजरों में आपको एक अच्छा एडवोकेट बनने में हेल्प करती है। दोस्तों, हम कितने अच्छे एडवोकेट बनेंगे वो हमारी खुद की लर्निंग स्किल्स, हमारी खुद की क्वालिफिकेशन, जो हमने सीखा है, पढ़ा है, उस चीज से भी पहले जो हमारा इंप्रेशन सामने वाले की नजरों में है, उस पे आधा हमारा काम वहीं से हो जाता है। उसके बाद जब भी हमारे पास अपना कोई भी मिलने के लिए या कोई भी हमारे से अपना केस डिस्कस करने के लिए आना आता है, तो सबसे पहले हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि सबसे पहले हमें उसे सुनना है, पूरा सुनना है, केयरफुली सुनना है। और दोस्तों, सारी चीजें याद नहीं रहती, तो आप अपने साथ एक छोटा नोटपैड अपने पास रखें। जब भी आप अपने प्रोफेशन में जाते हैं, एक नोटपैड पेन आपका हमेशा तैयार रहना चाहिए। किसी का भी कुछ भी डिस्कस कर रहा है, या कोई अगर आपको मौका मिलता है कि अगर आप किसी भी अगर अपने सीनियर के साथ बैठे हैं, जिस समय वो अपने किसी क्लाइंट के साथ केस डिस्कशन कर रहे हैं, तो उन पॉइंट्स को जिनको आपका क्लाइंट या आपके सीनियर का क्लाइंट उसको डिस्कस कर रहा है, उनको अपने नोटपैड में लिखें, अपने पैरामीटर्स, अपनी ऑब्जर्वेशन अपना उसमें डालें, जिससे आपको पता रहे। और उसको अपने सीनियर के साथ डिस्कस करें कि सर मेरे वो तो आप जो करेंगे वो आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, सीखेंगे, लेकिन उससे आपको ये पता चलेगा, आप अपना सजेशन अपने सीनियर को जब देंगे कि सर मैं इसमें ये करना चाहता हूँ, मेरे को लगता है कि इसमें ये होना चाहिए, या ये हो सकता है। तो दोस्तों, हो सकता है आप उस जगह पे पहली टाइम में गलत हो, लेकिन आपके सीनियर को यह पता चलेगा कि दैट यू आर सिंसियर अबाउट योर प्रोफेशन, कि आप कुछ सीख रहे हो, सीखना चाहते हो। देखिए, जब आप अपने सीनियर के साथ डिस्कस करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि नहीं, इसमें ये प्रॉब्लम होगी, या जो तुमने सजेशन दिया है वो हो सकता है उनके लिए भी एक लर्निंग हो। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से एक लाइन ऑफ एक्शन है किसी भी प्रोफेशन का, तो वो ही सही हो। क्योंकि आप नए एडवोकेट है, हो सकता है आप जो कॉन्सेप्ट लेके आए हो, जो लॉजिक लेके आए हो, वो बहुत अच्छा हो। तो आपको अपना लॉजिक अपने सीनियर के साथ जरूर शेयर करना है, जिससे आपके सीनियर भी आपको सिंसियरली लेंगे, और आप जब अपनी प्रॉब्लम उनके साथ डिस्कस करोगे तो वो आपको रिस्पॉन्स भी प्रॉपरली देंगे। और वो जो रिस्पॉन्स आपको प्रॉपरली देंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि आप कहाँ सही कर रहे हो, कहाँ गलत कर रहे हो। और इस तरीके से आप दोस्तों इस प्रोफेशन में जो है अपना काम कर पाओगे। उसके बाद अब जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वकालत खुद के एक्सपीरियंस से आती है। जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे, खुद प्रैक्टिकल काम नहीं करोगे किसी के लिए, तब तक वकालत नहीं आएगी। आप वकालत करें, जो 90% काम आपका क्लाइंट ही कर देता है, चाहे आप कंप्लेनेंट काउंसिल हैं, चाहे आप डिफेंस काउंसिल हैं। उसके ग्राउंड्स को लीगल पैरामीटर्स पे डाल के देखना, वो आपका काम है। बहुत सारे एडवोकेट्स की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, अलग अलग तरीका होता है कि वो किसी भी केस को किस तरीके से डिस्कस करते हैं, किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाते हैं, जो लीगल पैरामीटर्स पे कितनी सक्सेसफुल होती है, या कितनी हम देखिए एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू टेक जजमेंट इन आवर फेवर। अगर कंप्लेनेंट काउंसिल है तो हमारी कोशिश है कि जिस हमारे कंप्लेनेंट के साथ, जिस क्लाइंट के साथ गलत काम हुआ है, जो जिसने वो काम किया है, उसको सजा दिलवाना हमारी प्राइम टारगेट है। और जिसका अगर हम डिफेंस काउंसिल हैं, जिसको कहीं झूठा फंसाया है या गलत फंसाया है, इट इज एक्सपेक्टेड इन लॉ दैट नो बडी इज अ बोर्न क्रिमिनल। कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसकी वजह से कोई क्राइम करता है या क्राइम करने के लिए मजबूर हो जाता है। था जिसमें मैंने कोशिश की है कि आप किस तरीके से एक्ट एंड कंडक्ट करें, ताकि लोग आपको सीरियसली एज एन एडवोकेट आपको आइडेंटिफाई करें। और जब उनको लगे कि एक दिन में कुछ नहीं होता, ये भी आप जानते हैं अच्छी तरह से, जब इस प्रोफेशन में आप धीरे 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 जाना स्टार्ट करेंगे, काम करना स्टार्ट करेंगे, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा।
काम के लिए मैंने आपको सब बीच में सेशन में बताया था कि आप अपने हिसाब से अपनी एक लीगल फीस कंसल्टेशन डिसाइड करें, बिना कंसल्टेशन के कोई भी एडवाइस किसी को भी ना दें। देखिए दोस्तों, हो सकता है बहुत सारे हमारे साथियों को, मिलने वालों को, परिवार वालों को, हर एक किसी को जब आप इस प्रोफेशन में आएंगे तो वो बात बुरी लग सकती है कि अभी तो वकील भी नहीं बना, अभी से फीस, अभी से किस बात की फीस। दोस्तों आप मेरे को आज कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप किसी उस चीज के एक्सपर्ट बन रहे हो तो इट इज ऑल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक इट सीरियसली। अगर आप अपनी ही एडवाइस को फ्री में बांटते रहोगे, नो बडी इज टेक, एवरीबडी विल टेक इट एज अ ग्रांट, सब को इसको ग्रांटेड ही समझेंगे। और फ्री की सलाह किसी को, एक कहावत भी है कि फ्री की सलाह किसी को अच्छी नहीं लगती। और इस चीज की एक प्रैक्टिकली बहुत देखा है कि लोग आपसे सलाह ले जाते हैं। आजकल क्लाइंट देखिए, हो सकता है बहुत जनरल पब्लिक के लोग भी इस सेशन को देख रहे हैं और इस सेशन को देख सकते हैं बाद में भी, उनको भी बुरी लग सकती है। दोस्तों क्या होता है, हमारे साथ भी ये फेस होता है कि एक क्लाइंट आया आपके पास, फोन आया कि सर ये प्रॉब्लम है और इस तरीके से केस है। आप उसको कोई सलाह दे देते हैं, वो क्या करता है, उसी टाइम पे गूगल करके दूसरा नंबर निकालेगा, दूसरे एडवोकेट से बात करेगा कि सर ये प्रॉब्लम है। अब वो वकील जो सलाह देगा उनको, एक और फ्री की सलाह, वो कैसे नुकसान करती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक और फ्री की सलाह वो ले लेगा, फिर वो क्या करेगा, आपकी दी हुई सलाह को टेस्टिफाई करेगा कि सर हम ऐसा नहीं कर सकते। सामने वाला वकील भी एडवोकेट है, वो कह सकते हैं हाँ जी बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये भी कर सकते हैं जो उसने सलाह ऑलरेडी दे रखी है। अब क्लाइंट के पास फ्री की दो सलाह है। अब फ्री की वो जो दो सलाह है ना, वो उस क्लाइंट को भी नुकसान करेगी, और जो अगर दोनों एडवोकेट में से अगर मान लीजिए उसकी सक्सेसफुल हो गई, तो दूसरे की सलाह जो क्लाइंट किसी और एडवोकेट से लेके आया था, तो उस वकील का नुकसान हो गया। दोस्तों हम सारे एडवोकेट्स हैं, जितने भी एडवोकेट्स हैं या जितने भी एडवोकेट है, कोई डॉक्टर आपने देखा है अगर कहीं किसी डॉक्टर के कहीं आस साथ साथ क्लिनिक हो, आपने देखा है कि एक जो डॉक्टर है सिर्फ इसलिए किसी से कंसल्टेशन फीस ना ले क्योंकि उसका पड़ोस में एक और डॉक्टर है। दोस्तों हमें इस चीज को बहुत सीरियसली और सिंसियरली देखना चाहिए कि लीगल एडवाइस, लीगल प्रोफेशन, देखिए जब आप किसी से पैसे लेते हैं तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी भी एक ऑब्लिगेशन है कि आप उसको एक अच्छी एडवाइस दें। और जब दोस्तों मोटिवेशन, किसी भी इंसान का मोटिवेशन मनी से ही आएगा, ये भी हम सबको पता है कि बिना पैसे के कोई काम, से चाहे एक लेबर वाला भी होगा उसको भी पैसे का लालच होगा। अपने क्लाइंट का पूरा, इसीलिए लिसनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो मैंने बीच में सेशन में बताया था कि लिसनिंग इज द बेस्ट पार्ट। लिसनिंग करके आप क्लाइंट का पूरा सिनेरियो जो मैंने आपको बताया, अपने अपने नोटपैड अपने पास रखेंगे, नोटपैड आप अपने पास रखेंगे तो आप पूरे क्लाइंट के केस को अपने एक डायरी पे लिखेंगे, एक पेज पे लिखेंगे। लिखने के बाद अपने साथ जितने भी, जिन सीनियर के साथ आप एसोसिएटेड है उनसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों यहाँ मैं अपने जितने भी एडवोकेट साथी हैं उनके लिए ये भी आज बताना चाहूंगा, अगर किसी को कोई भी सलाह चाहिए, कहीं पे भी अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कहीं पे भी अटकते हैं आप किसी भी चीज, सिनेरियो कॉन्सेप्ट को, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो में या किसी भी कमेंट सेक्शन में जाके आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। एक नई एडवोकेसी चलाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, जिसमें जितने भी हमारे नए एडवोकेट साथी होंगे उनके लिए बहुत अच्छी फ्यूचर की जितनी भी एक्सपेक्टेशंस है उनको पूरा कर पाऊं, ये मेरी कोशिश रहेगी। बाकी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। एक, जैसा कि मेरा पेज का नाम मैंने रखा है फैमिली लॉयर, दोस्तों ये कॉन्सेप्ट है जिसपे मैं काम कर रहा हूं। कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे काम करेगा,
जो कि जितने भी हमारे एडवोकेट साथी हैं उनको इस चीज का कैसे, इस कॉन्सेप्ट से कैसे बेनिफिट मिलेगा, आप कोशिश कीजिए उसको खुद समझने की। अगर नहीं समझ में आएगा, कुछ आपको समझ आइडिया आ जाएगा, मैंने उसके कुछ अंश अपने इस वीडियो में भी बोल चाल में डाले हैं, तो उससे आपको ये लॉजिक समझ में आएगा कि व्हाट इट इज व्हाट इट कुड बी द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली लॉयर। तो मैं यही कहूंगा दोस्तों कि आप अपनी प्रोफेशन के लिए, जो मेन हमारे क्रिमिनल की प्रैक्टिस में जब हम आते हैं, तो लोगों की लाइफ हमारे एक ऊपर रहती है, जिसमें हम कुछ भी करें, लेकिन हमारी पहली प्रायोरिटी है कि जो जो क्लाइंट जिस पर्पज के लिए हमारे पास आया है वो पर्पज पूरा करना। मैं उम्मीद करता हूं, मैं तो वैसे ये मेरा पहला वीडियो है और शायद जिंदगी का भी पहला ही वीडियो है जो मैं बना रहा हूं इस तरीके से ऑनलाइन सेशन करके। धीरे धीरे कोशिश करूंगा कि आपके सारे क्वेरीज, अपने कॉन्सेप्ट को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर पाऊं कि आपको सबको समझ में आए और मैं भी कॉन्फिडेंटली उसको बता पाऊं। और दोस्तों बस मैं यही आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि अगर आप इस वीडियो को अपने किसी साथी एडवोकेट के साथ या साथी, अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या अपने किसी लॉ स्टूडेंट साथी को अगर आप भेजना चाहते हैं, अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो अपने लिए रखना चाहते हैं, तो आप इसको जरूर एक सेव करें। लाइक करना चाहते हैं तो लाइक कर सकते हैं, इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। मैं यही चाहूंगा कि आप अपने प्रोफेशन में ग्रो करें, जल्दी ग्रो करें। जो एक स्टीरियोटाइप है कि वकील का प्रोफेशन में आप आए हो तो 10-12 साल तो आपको लगाने ही पड़ेंगे। दोस्तों मैं उस टाइम को कम करने की कोशिश कर रहा हूं। ये अभी तक इस कॉन्सेप्ट पे मैंने नहीं देखा। मैं कई वीडियोस देखता हूँ, कई सेशंस देखता हूँ, बहुत सीनियर सीनियर एडवोकेट्स हैं जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं कि उन्होंने किसी केस को कैसे किया, किसी केस को कैसे किया, लेकिन किसी केस को कैसे करना चाहिए ये कोई नहीं बताता। ये इस प्रोफेशन की आयरनी है दोस्तों, कि कोई भी आपको अपना प्रोफेशन नहीं सिखाता। आप एक डॉक्टर के पास भी जाते हैं दोस्तों, तो डॉक्टर अपने जूनियर डॉक्टर को ऑपरेशन करना भी सिखाता है, ऑब्जर्वेशन करना भी सिखाता है, सब कुछ सिखाता है। एक इंजीनियर के पास जाते हैं तो सब अपने जूनियर्स को सब सिखाते हैं। एक क्लर्क के पास आप जाते हैं, वो क्लर्क भी आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से रजिस्टर मेंटेन करना, कम्युनिकेशन करना, ऑफिशियल कम्युनिकेशन करना, सब कुछ सिखाता है। लेकिन इस बात से बहुत से सीनियर एडवोकेट्स को बुरा लग सकता है कि सीनियर एडवोकेट्स कभी भी जूनियर एडवोकेट्स के लिए इस लेवल का, जो मैं अगर ये कहूं कि सीरियसनेस कम दिखाते हैं बहुत एडवोकेट्स हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू माई सीनियर, जिन्होंने मुझे बहुत कम समय में बहुत ज्यादा सिखाया। मैं यही कहूंगा कि अगर मेरे जैसा इंसान जिसका लीगल फील्ड से कोई दूर दूर तक लेना नहीं था, क्रिमिनल केसेस का दूर दूर तक कोई लेना नहीं था, और आज मैं ये कह सकता हूं कि यस, क्रिमिनल केस चाहे किसी भी टाइप का हो, किसी भी टाइप का आ जाए, तो मैं अपने सीनियर साहब की मदद से ही हूँ। सीनियर जो आपको बच्चे की तरह सिखाए वकालत, बहुत कम लोगों को नसीब होता है दोस्तों। मैं ये नहीं कहता कि आपके सीनियर अच्छे हैं, बुरे हैं, कैसे हैं, बट सीनियर सीनियर होते हैं। यू हैव टू रिस्पेक्ट देम, यू हैव टू लर्न फ्रॉम देम। जब तक आप अपनी क्यूरियोसिटी उनको नहीं दिखाओगे तब तक वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे। ये चीज भी बहुत बड़ा सच है। आप जाइए उनसे फाइल लीजिए, फाइल करिए, कुछ भी करिए, आप जाके डेट ले आइए। जब तक आप केस को सिंसियरली नहीं पढ़ोगे तब तक आपका सीनियर क्यों पेन लेगा। आप किसी केस में जो आपके लिए, देखिए सीनियर के पास जाने का एक हम क्यों सीनियर चुनाव करते हैं।
सीनियर के पास जाने का एक पर्पज ये भी होता है कि उनके पास टाइप ऑफ केसेस बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे केसेस उनके पास ऑलरेडी हैं, उनकी लिस्ट में डिसाइडेड केसेस बहुत सारे हैं, उनके पास पेंडिंग केसेस बहुत सारे हैं। उनको आप जब आप पढ़ोगे, देखोगे क्या एफआईआर थी, क्या पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, आप किस स्टेज पे केस है। बहुत सारे केसेस होते हैं जो अर्लियर स्टेज पे हमारे सामने रखे होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनमें फाइनल स्टेज पे है। आप उन फाइलों को पढ़िए, देखिए, उनको डिस्कस कीजिए। अगर उसमें आपको अपनी तरफ से कुछ सजेशन देना है, अगर केस डिसाइड नहीं हुआ है, तो आप अपने सीनियर के साथ डिस्कस कीजिए। जब तक आप सीरियसनेस नहीं दिखाएंगे, सीनियर विल नॉट टेक एनी पेन। ठीक है सर। उसके बाद जब आप करोगे तो सीखोगे। अगर आप कुछ भी उनको सजेशन करते हो कि सर हम इसमें ये भी तो कर सकते थे, या हम ये भी तो कर सकते हैं, अगर आप क्या अब हम इसमें ऐसा कर सकते हैं, तो दोस्तों क्यूरोसिटी आपको दिखानी है। क्यूरोसिटी अगर आप नहीं दिखाएंगे इस प्रोफेशन में अपने लिए, तो nobody will going to take pain for you. It's you who choose this profession as an advocate, और ये आपकी ही जिम्मेदारी है कि अपने प्रोफेशन को लेके आप आगे चले और अपनी लाइफ में इसको ढालें। अब मैं अपने इस लाइव सेशन को समअप करूंगा ये कहकर कि आपने जितने भी लोगों ने मेरे को सुना उनके लिए थैंक यू वेरी मच। अगला सेशन मैं जो करूंगा वो एक सेशन रहेगा कि जब भी कोई कंप्लेंट हमारे पास आता है लेकर, ये सारी की सारी चीजें मैं जितने भी अपने वीडियोस लाइव सेशन रखूंगा वो सारे के सारे जूनियर एडवोकेट्स को ध्यान में रख के बनाऊंगा, ताकि वो सीखें कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं जो अगली जो वीडियो सेशन बनाऊंगा उस सेशन का रहेगा कि जब हमारे पास कोई कंप्लेंट आती है या कोई कंप्लेनेंट आता है, कोई अग्रीव्ड पर्सन आता है कि सर मेरे साथ ये हुआ है और ये मेरे साथ कोई क्राइम हुआ है, तो उसकी ड्राफ्टिंग हम कैसे करेंगे। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी एडवोकेट के लिए कि आप जब किसी भी कंप्लेंट की ड्राफ्टिंग करते हैं तो उनमें किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए और किस तरीके से आपको ड्राफ्टिंग करनी चाहिए, कैसे शुरुआत करनी चाहिए, कैसे एंड करना चाहिए। ये कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बताऊंगा अगले सेशन में, और वो मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्दी करूं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया ये मेरा पहला वीडियो सेशन है, मैंने इससे पहले कभी कोई वीडियो सेशन नहीं किया है। तो अब मैं कोशिश करूंगा कि डेली बेसिस पे या एक दिन छोड़कर एक दिन एक शेड्यूल टाइम करूंगा मैं अपना, और मोस्ट प्रोबेबली वो ज्यादातर या तो कोर्ट टाइमिंग रहेगा या ऑफ कोर्ट टाइम रहेगा। वो मैं अभी अपने शेड्यूल के हिसाब से देख के किस हिसाब से मैं कर सकता हूँ वो बनाऊंगा, ताकि रेगुलर बेसिस पे मैं आपको अपडेट कर पाऊं। और देखिए दोस्तों ये चीज मैं आपके साथ लिए तो कर ही रहा हूँ, साथ के साथ ही मेरे लिए भी एक रिवीजन, एक दोबारा सीखने का, अपना रिवीजन करने का, या अपने जिन चीजों को मैं भूल जाते हैं, हम डेली लाइफ में काम करते 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 हम कुछ बेसिक चीजों को भूल जाते हैं जिनको हम प्रैक्टिकली, वो मेरे लिए भी बहुत अच्छी चीज रहेगी। मैं कोशिश करूंगा कि आपको अपनी नॉलेज के हिसाब से जितना मैंने अभी तक अपने प्रोफेशन में सीखा है या जो चैलेंजेस मैंने फेस किए हैं उन चैलेंजेस को ध्यान में रखते हो और उन चैलेंजेस को मैंने कैसे ओवरकम किया मैं आपके साथ शेयर करूं, ताकि आपको भी अगर इस तरह की कभी किसी सिचुएशन में फंस जाए, मैं आपको वो चीजें नहीं, मैं आपको सारी सक्सेस स्टोरीज भी नहीं बताऊंगा, मैं वो चीजें भी बताऊंगा जहां मैं फंस गया था, जहां मैं परेशान भी हुआ या अपने प्रोफेशन में नुकसान भी हुआ, वो चीजें भी बताऊंगा। दोस्तों लोग अपनी तारीफें बहुत करते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन वो चीजें आपको कोई नहीं बताएगा कि आपको क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना, जिससे आपको दूसरों की तरह जो 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 ऑलरेडी फेल हो गए हैं वो नहीं करना, वो आप फेल ना हो, आपकी इमेज खराब ना हो। उस चीज के लिए भी मैं आपको अपने कुछ सिनेरियो शेयर करूंगा कि अगर इस तरीके से हमने एक काम किया था और उसमें हम इस तरीके से फंसे थे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों इसी बातें करते 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 कितनी ही बातें कर लीजिए, टॉपिक ऐसा है ये कभी खत्म नहीं होगा, बट शॉर्टेज ऑफ टाइम है। तो मैं अगली सेशन में मैंने आपको बता दिया
कि मैं एक एफआईआर ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं, क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगा, किन किन पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना है। नमस्कार दोस्तों।